अगर दोस्तों देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, जिस राज्य पर राहुल गांधी की है नजर बताएंगे, वहां पर 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बताएंगे संघी नेता को मैदान में उतारने के बाद अब इंडिया गठबंधन की ओर से भी आज हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक के बाद एक कई सारे बड़े पोल खोलते हुए नजर आए हैं CSDS के चीफ। बताएंगे कैसे राहुल गांधी के दावों को मिल रहा है पूरी तरीके से समर्थन दोस्तों, और अडानी की कंपनी को कैसे दे दिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा 3000 बीघा जमीन। बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी खबर है। दोस्तों एक एक करके चलेगा आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को किसी पीडीए समाज के दिग्गज नेता को मैदान में उतारना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और नेताओं के नाम बताइए कि किसको इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव के लिए मैदान में उतारा जाना चाहिए। क्या मायावती जी से इस मामले को लेकर चर्चा करनी चाहिए? दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अगले 2 साल के लिए राहुल गांधी के सबसे बड़े सपने में यह सपना है कि जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी जाए। जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 पर लाकर समेट दिया गया दोस्तों, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित गढ़ कहे जाने वाले गुजरात के अंदर बीजेपी को जोरदार तरीके से शिकस्त दी जाए। राहुल गांधी ने लोकसभा से इस बात का ऐलान किया था दोस्तों। इसके बाद अब गुजरात में कांग्रेस पार्टी पूरे मिशन पर लग गई है दोस्तों। पहले प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव किया गया और प्रदेश में राहुल गांधी ने अपने करीबी नेता अमित चावड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया दोस्तों। इसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के मिशन को सफल बनाने के लिए पुरजोर तरीके से अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी है दोस्तों। खबर गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई है दोस्तों, जहां पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 500 नेता और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सचिव सूर्य सिंह ढाबी और अहमदाबाद शहर के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। 500 से ज्यादा नेताओं को पार्टी में शामिल करवाने के लिए राजीव भवन यानी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर बुलाया गया दोस्तों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और गुजरात संगठन के प्रभारी मुकुल वासनिक और जीपीसीसी के अध्यक्ष अमित चावड़ा और गुजरात विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता तुषार चौधरी के साथ साथ अन्य कई नेता भी मौजूद रहे दोस्तों। कुल मिलाकर गुजरात में राहुल गांधी के मिशन को सफल बनाने के लिए सारे नेता अपने अपने तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे पड़े हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी के सपने को साकार करने के लिए बड़ी तेजी के साथ कदम उठा रहे हैं। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें फिर से एक और चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने है दोस्तों। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के पोस्ट को लेकर चुनाव कराए जाने का ऐलान किया गया और 9 सितंबर को वोट डाला जाएगा दोस्तों, और इसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है। नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी कर दिया गया है और लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने का 21 अगस्त दोस्तों, यानी बस 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। और 22 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 25 तारीख को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है दोस्तों, और 9 तारीख को यानी 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है दोस्तों। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं दोस्तों, जहां पर अगले साल चुनाव होने वाला है और कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं। आरएसएस और बीजेपी के दक्षिण में एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों। बचपन से संघ से जुड़े रहे सांसद और राज्यपाल भी उनको बनाया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन की ओर से उम्मीदवार एक आरएसएस के व्यक्ति को बनाया है दोस्तों। तो इसके बाद इंडिया गठबंधन के पास मौका है कि वो अपने किसी ऐसे नेता को मैदान में उतारे जिसका जवाब आरएसएस और बीजेपी वालों के पास ना हो दोस्तों। एनडीए गठबंधन में 2-3 पार्टियां आराम से इधर से उधर शिफ्ट हो जाए, यानी इंडिया गठबंधन की ओर आ जाए। इसीलिए अब सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की मुहिम चल रही है दोस्तों। कई लोगों का मानना है कि अब इंडिया गठबंधन को अपनी तरफ से विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर भागीरथ मांझी को मैदान में उतारना चाहिए, जो एक प्रतीक है बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कुशासन की दोस्तों, की उनके पास भागीरथ मांझी के पास एक घर भी नहीं है, जबकि उनके पिता दशरथ मांझी थे जो दुनिया भर के अंदर फेमस है दोस्तों। और इसी से पता चलता है कि दलित समाज के लोगों के उत्थान के दावे भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से फेल है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और अपने भी आप बताइए कि किसको मैदान में उतारना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी के आरोपों के ऊपर कन्नी काटी जा रही थी दोस्तों, लेकिन अब मामला ऐसा सामने आ गया है जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि CSDS भारत के अंदर सबसे बड़ी संस्थानों में से एक है दोस्तों, जो चुनावी सर्वे करवाती है और उसके पास अच्छा खासा डेटा होता है अपनी बातों को रखने का, और कई सारे उसके इलेक्शन के एग्जिट पोल सही होते हैं दोस्तों। ऐसे में संजय कुमार की ओर से बीते दिन कुछ ऐसे बड़े खुलासे किए गए दोस्तों, जिससे राहुल गांधी की बातें एकदम सही साबित हो रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान
आंकड़ों में अच्छा खासा अंतर देखने को मिला। दरअसल दोस्तों उन्होंने कई सारी सीटों को लेकर अपने आंकड़े जारी किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र 125 नासिक वेस्ट की अगर बात करेंगे तो जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3,28,053 वोटर थे, जबकि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 4,83,459 वोटर हो जाते हैं, यानी 4 से 5 महीने के अंदर ही 1,55,442 वोटर बढ़ जाते हैं। जबकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 50 नंबर की जिसका नाम हिंगना है दोस्तों, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर की संख्या 3,14,605 होता है, जो विधानसभा चुनाव आते ही 4,50,414 हो जाता है, यानी यहाँ पर भी लगभग 43% का इजाफा देखने को मिला। इसके बाद वो एक और आंकड़ा जारी करते हैं दोस्तों। इस आंकड़े में बताते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 9,29,38,793 मतदाता थे, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान 9,70,25,119 मतदाता थे, यानी टोटल लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो लगभग 40 लाख नए वोटर मात्र 4 महीने में ऐड किए गए दोस्तों। और टोटल जो विधानसभा के वोटर्स हैं दोस्तों उसमें 4.4% यानी 4.4% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जो किसी भी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा है। और 40 लाख नए वोटर का ऐड हो जाना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है दोस्तों। इसके बाद उन्होंने कुछ विधानसभाओं की बात की जहां पर कई सारे वोटर के नाम काटे गए दोस्तों। उन्होंने बताया कि एक विधानसभा क्षेत्र था 59 नंबर का रामटेक नाम का। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोकसभा की बात करें तो 4,66,203 वोटर थे, जबकि विधानसभा के चुनाव आते आते 2,86,931 वोटर हो गए। और टोटल वोटर जो गिरे हैं, जो कम हुए हैं, वो 1,79,272 हुए हैं, यानी 38% वोटर की संख्या कम हो गई है। इसी तरीके से देवाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी लोकसभा चुनाव के दौरान 4,56,072 वोटर थे, जबकि विधानसभा में 2,88,141 वोटर थे दोस्तों, यानी यहाँ पर भी लगभग 36% के वोटर में कमी देखने को मिल रही है दोस्तों, यानी लिस्ट से नाम काट दिया गया है। ये अपने आप में काफी गंभीर मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर अब राहुल गांधी को CS-DS जैसी बड़ी संस्थानों का भी सपोर्ट मिल गया है दोस्तों, तब इन आंकड़ों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने दिखाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर खुद से जांच करने को तैयार नहीं है तो कम से कम जो लोग जांच कर रहे हैं उनके आंकड़े ले आकर चुनाव आयोग को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस मामले पर कन्नी काटने से ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात है कि देश को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है दोस्तों। आपको बता दें कि कोर्ट रूम के अंदर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट के जज वकीलों के साथ में डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान दावा किया जाता है कि असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3,000 बीघा जमीन यानी 81 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन अडानी को दे दी सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए। यहाँ तक कि हाईकोर्ट के जज भी इस बात को सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो गए दोस्तों और कहने लगे कि ये किस तरीके का मजाक है, क्या तुम पूरा जिला देने के लिए तैयार हो। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को यह जोरदार तरीके का फटकार है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के खुलासे से एक बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी वापस से सरकार बनाने के लिए इसलिए पूरी तरीके से बेताब दिखाई दे रही है कि वापस से अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अडानी को दिए जाए। और राहुल गांधी जो बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। निर्मला सीतारमण के पति की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया है दोस्तों, बड़ा बयान दिया गया है। निर्मला सीतारमण के पति परीकला प्रभाकर कहते हैं कि आज चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वार्ता किसी पार्टी के प्रेस वार्ता की तरह लग रही थी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी की लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारी बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई पार्टी का मेंबर इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों इसी तरीके का रिस्पांस ज्यादातर लोगों का सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। आपकी क्या राय है दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे ये भी जरा लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अब एक बयान जारी किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा जो बयान दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया, उस पर अब योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं 10 सवाल पूछना चाहता हूं और यह भी पूछना चाहता हूं कि आखिर जो जरूरी सवाल थे उसका जवाब चुनाव आयोग की ओर से क्यों नहीं दिया गया। पहला यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्यों किसी पार्टी से इस बारे में चर्चा नहीं की, SIR को लागू करने पर कोई चर्चा नहीं की। दूसरा सवाल यह है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चुनावी साल में बिहार के अंदर SIR करवाया गया जो उनके गाइडलाइंस के खिलाफ है, उनके अपने रूल के खिलाफ है। तीसरा ये कि इतनी जल्दी क्या थी SIR बिहार में लागू करने की, बिना किसी नोटिस और बिना किसी तैयारी के ऐसा किया गया, और वो भी एक बाढ़ के सीजन में जब ज्यादातर बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। और चौथा सवाल ये है कि कितने सारे वोटर्स के नाम ऐड किए गए 25 जून 2025 और 25 जुलाई 2025 के बीच में बिहार के अंदर, इसका जवाब मिलना चाहिए। पांचवा सवाल यह है कि आपने कितने सारे ऐसे फॉर्म जमा किए हैं जिसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया गया। छठा ये कि कितने ऐसे फॉर्म आप लोगों ने मार्क किए
जो नॉट रेकमेंडेड BLO के द्वारा दिए गए थे उसके बेसिस पर। सातवां ये कि कितने फॉरेन यानी विदेशी पूरे प्रक्रिया के दौरान पाए गए हैं। आठवां सवाल यह है कि इलेक्टोरल रोल जो बनाया गया था उसके फॉर्मेट को क्यों चेंज कर दिया गया, यानी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद से जो इलेक्टोरल रोल था उसको बदल दिया गया। पहले डिजिटल कॉपी जमा हो रखी थी, बाद में उसे स्कैन्ड कॉपी में चेंज कर दिया गया। और इसके बाद नौवां सवाल यह पूछा गया कि अनुराग ठाकुर ने इतने सारे गंभीर आरोप लगाए तो उसके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांगा गया, राहुल गांधी से तो तुरंत एफिडेविट की मांग की गई थी। 10वां सवाल यह है कि जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से एफिडेविट दिया गया था उस पर अभी तक कोई क्यों एक्शन नहीं लिया गया है, क्यों उन्हें ठंडे बस्ते में रखा गया है। एग्जाम्पल दिया गया है समाजवादी पार्टी का दोस्तों अखिलेश यादव की ओर से डिटेल में बताया गया था कि कई सारे एफिडेविट दिए गए, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ और सबूत भी दिए गए हैं। चुनाव आयोग हालांकि इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि योगेंद्र यादव ने एकदम सटीक और सही सवाल पूछे हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा जाता है कि अगर आपकी पार्टी कहेगी तो आप बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो कन्हैया कुमार ने कहा कि बिल्कुल, जहां से मेरी पार्टी बोलेगी मैं वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। इसके बाद दिल्ली को लेकर चर्चा हुई तो कन्हैया कुमार ने कह दिया कि दिल्ली में मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन पार्टी ने कहा चुनाव लड़ने के लिए तो मैं लड़ने के लिए आ गया और पार्टी जो भी आदेश देगी उसका पालन करूंगा। तो इस बात से एक चीज तय हो गई है दोस्तों की कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर रास्ते बना रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को बिहार के अंदर राजनीति करवाना चाहती है। हालांकि कुछ समस्याएं हैं जिसे दूर किया जा रहा है। जो भी आपकी राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर भी लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र के शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता और किसान मिशन के पूर्व अध्यक्ष किशोर तिवारी ने राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के साथ किसी भी तरीके के गठबंधन का विरोध किया है दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि पार्टी को हाल ही में मिली जीत हिंदी भाषी और मुस्लिम समुदाय के समर्थन की वजह से मिली थी और MNS के साथ हाथ मिलाने से ये वोट बैंक भी उनसे नाराज हो जाएगा। तिवारी का ये बयान शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत के उस बयान के अगले दिन आया है जिसमें संजय राउत ने कहा था कि नासिक में कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एक साथ मिलकर नगर निगम का चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने दावा किया कि ठाकरे बंधुओं की ताकत मराठी भाषी लोगों की एकता है और इस बार ये एकता साफ तौर पर दिखाई देगी। हालांकि दोस्तों तिवारी इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि वो खुद भी प्रवासी हैं। ऐसे में शिवसेना UBT को देखना है कि उनको क्या हिंदी भाषी लोगों के वोट नहीं चाहिए आने वाले चुनाव में, क्योंकि अगर मराठी अस्मिता का कार्ड खेलेंगे तो इसका सीधा मतलब यह है कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ उल्टा बोलना पड़ेगा और ऐसे में उत्तर भारतीयों के भी अच्छे खासे वोट मुंबई के अंदर में है दोस्तों। लेकिन अगर दोनों भाई साथ में आ जाते हैं तो फिर मराठी वोट एकजुट होकर उनके पक्ष में आ सकता है। उससे समीकरण भी कहीं ना कहीं सारी और पार्टियों के बिगड़ सकते हैं दोस्तों। तो काफी ज्यादा पेचीदा मामला है, देखते हैं इस पर दोनों भाइयों की ओर से क्या रणनीति बनाकर आगे मैदान में उतरा जाता है। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से AICC के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन और प्रभारी पवन खेड़ा की ओर से जवाब आया दोस्तों। उन्होंने चुनाव आयुक्त पर तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए कहा कि चलो आज यह तो पता चल गया कि देश का चुनाव आयुक्त का नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ही है, नहीं तो अब तक ये लग रहा था कि संबित पात्रा या अनुराग ठाकुर ही देश के चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो स्क्रिप्ट वही जो बीजेपी वाली है। उन्होंने कहा कि हमने महादेवा विधानसभा सीट की तमाम खामियों के बारे में बताया, विधानसभा चुनाव के बारे में बताया, आपने उस पर एक बात नहीं बोली। खेड़ा ने आगे कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने प्रेस वार्ता में फरमाया कि क्या हुआ अगर एक व्यक्ति के एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, वोट तो फिर भी वो एक ही बार डालेगा। अब हमारा सीधा सवाल है कि क्या गुप्ता जी यही दलील अदालत में शपथ पत्र देकर देने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उनमें हिम्मत है जो ऐसा कर सके? यानी चैलेंज दिया गया है कि जो आप बोल रहे हो एक बार कोर्ट में जाकर एफिडेविट में लिख कर दे दो। पवन खेड़ा ने कहा कि आपसे CCTV फुटेज की बात की तो आप कहने लगे कि इससे निजता यानी लोगों के प्राइवेसी का हनन हो रहा है, लेकिन इससे निजता भंग होती है तो रिकॉर्ड ही क्यों करते हो? रिकॉर्ड करते हो तो 45 दिनों में अपने पास रख के डिलीट क्यों कर देते? फिर उसका उपयोग क्या है? अब यही गंभीर सवाल है दोस्तों जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। यानी उन्हें लग रहा था कि वो एक तरफा बयान देकर चले जाएंगे, लेकिन मामला इतनी जल्दी शांत होगा नहीं और कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे के बाद NC के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले 2 लोग उनके पास आए थे और 160 सीटों को जिताने का दावा किया गया था। मैंने उन दोनों लोगों को राहुल गांधी से मिलवाया था। पवार के दावे को बल देते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था कि वो 2 लोग उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। पवार और राउत के दावे के बाद अब प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू ने भी वोट चोरी के मामले को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। दोस्तों कडू ने कहा कि उन्हें उन 10
10,000 वोटर के नाम लिस्ट से कम करने का प्रलोभन दिया गया था, जिसके वोट संभवतः विरोधी उम्मीदवारों को मिलने की आशंका थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ऑफर को ठुकरा दिया। एक इंटरव्यू के दौरान कड्डू ने ये बड़े दावे किए हैं दोस्तों। लगातार महाराष्ट्र के अंदर नेता खुलकर सामने आकर इन दावों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की पार्टी को माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की पार्टी है। ऐसे में अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हुआ ये दोस्तों की एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर से पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर आप लोगों की 20 से 25 सीटें आती है और आपके पास गठबंधन करने का कोई विकल्प नहीं है और आप जो कह रहे हैं कि किसी के साथ नहीं जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे उन 20 से 25 विधायकों का। तो इस पर प्रशांत किशोर ने दिल की बात बोलते हुए कहा कि हम उन्हीं विधायकों से बोलेंगे कि आपको जहां जाना है जाओ, मैंने आपको फ्री छोड़ दिया है और वो जहां जिस गठबंधन में जाना चाहते हैं चले जाएंगे, मैंने उनको छूट दे रखी है। और इसके बाद हम शुरू से वापस से बिहार के अंदर दोबारा एक आंदोलन खड़ा करेंगे। यानी वो दावा कर रहे हैं कि या तो मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे या फिर 0 सीटें आएंगी। अगर कुछ सीटें आ भी जाती है तो फिर हम उस पर भाव देंगे नहीं। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि 20 से 25 सीटें अगर आती है तो उन विधायकों को छूट दे दिया जाएगा कि तुम्हें बिकना है तो बिक जाओ। और आप लोग जानते हैं दोस्तों की राजनीति में किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है विधायकों को खरीदने का। तो इनडायरेक्ट तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर अगर कम सीटें जीते हैं तो ये एनडीए गठबंधन का फायदा करेगा और एनडीए गठबंधन में ही प्रशांत किशोर के वोट जाएंगे, ये आप कह सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं घूम फिरकर अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया है और इससे एक बात उन लोगों के मन में क्लियर हो जाना चाहिए जो लोग प्रशांत किशोर को एक मसीहा के तौर पर बिहार में देख रहे थे। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए एक एजेंट है जिनका काम है कि बिहार के अंदर कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार को जिताकर इंडिया गठबंधन के वोटों को कम करके बीजेपी की तरफ इन्हें विधायकों को शिफ्ट किया जाए। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच में राजनीतिक लड़ाई में समाजवादी पार्टी ने भी अब एक बार फिर से बम फोड़ा है दोस्तों। आपको बता दें कि सपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक ईमेल किया जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंदर मतदाताओं के वोट कटने की शिकायत फिर से की गई। शिकायत में शपथ पत्र भी भेजा गया है दोस्तों। आपको बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने कर्नाटका से जुड़ा मामला उठाया था, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एफिडेविट यानी शपथ पत्र देने के लिए बोला था। इसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से कई हजार शपथ पत्र के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर जो धांधली के आरोप लगे वो मुद्दे उठाए गए हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने खुद इसकी जानकारी दी। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि जो चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्र की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई है। अपने कार्यालय के पावती को देख ले, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो रिसीविंग दी जाती है शिकायत को लेकर उसे दिखाते हुए अखिलेश यादव ने बताया है कि हम लोग सच बोल रहे हैं और चुनाव आयोग इस मामले पर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारी बातें कोर्ट में जाएंगी दोस्तों और चुनाव आयोग के अधिकारी जो अभी तक केवल हल्की बातें बोलकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट के सामने जाकर जवाब देना पड़ेगा जब कोर्ट तार्किक सवाल पूछेगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टीएमसी के नेत्री महुआ मोइत्रा ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला है दोस्तों। उन्होंने बिहार में 22 लाख मृत वोटरों को लेकर चुनाव आयोग के दावे पर हमला बोला। महुआ ने कहा कि अगर सच में ऐसा है तो पिछले कुछ वर्षों के चुनाव आयोग के हर अधिकारी और चुनाव आयुक्त को जेल में होना चाहिए। चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोप में बिहार में एसआईआर को लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग ने बिहार में जो 22 लाख मृतक वोटर है उसका आंकड़ा दिया। तो अब महुआ मोइत्रा ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त को लगता है, चुनाव आयोग वालों को लगता है कि जैसा बीजेपी के लोगों का आईक्यू है, यानी जो बीजेपी के लोगों की बौद्धिक क्षमता है, आईटी सेल वालों की बौद्धिक क्षमता है, वैसे ही आईटी सेल की तरह पूरे देश की बौद्धिक क्षमता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुतर्क करके गए हैं यानी इरेशनल स्टेटमेंट देकर गए हैं उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और इसके बाद महुआ मोइत्रा कहती है कि पिछले कुछ वर्षों में हर साल बिहार में मतदाता सूची में रिवीजन किया गया, ये सब कुछ चुनाव आयोग की निगरानी में हुआ। अगर इसके बावजूद वोटर लिस्ट से मृत वोटरों के नाम नहीं हटाए जा सके तो इसके लिए कौन दोषी है, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। टीएमसी के सांसद ने आगे और भी कई आंकड़ों को लेकर कई सारे बड़े तीखे सवाल खड़े किए दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आरएलपी के प्रमुख और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जोधपुर पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें सीएम की जाति को लेकर शक है। बेनीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री का हलफनामा हमने मंगवाया है, उसे पढ़ने के बाद जल्द ही उनकी जाति के बारे में खुलासा करेंगे। मैं जनता के सामने पूरी सच्चाई रखूंगा। यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि पारदर्शिता का सवाल है। हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हाल ही में जोधपुर यात्रा का जिक्र किया है दोस्तों। अब देखते हैं इस मामले पर क्या कोई बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं। साथ दोस्तों
महाराष्ट्र के अंदर इस बार होने वाले बीएमसी इलेक्शन से पहले अब मराठी कार्ड सारी पार्टी के लोग खेल रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एक और बड़ी खबर आई है जहां पर शरद पवार की ओर से कहा गया कि मुंबई में 40 से 50 मंजिल इमारतें हैं, लेकिन उनमें कोई मराठी अब नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि मुंबई में टेक्सटाइल मिलें खत्म हो चुकी है। उनके इस बयान को मराठी कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। अब पुणे में किशोर पवार की जन्म शताब्दी के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने ये जो दावे किए हैं इसे लेकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि मराठी मानुष की राजनीति एनसीपी भी करेगी। और ऐसा नहीं है कि केवल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि जितना मराठी मानुष की राजनीति होगी उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है दोस्तों वो मराठी राजनीति में सूट करती नहीं है और प्रवासियों के अच्छे खासे वोट भाजपा को मिलते हैं। तो ऐसे में जितने भी प्रवासी समाज के लोग बीजेपी से उम्मीद करके बैठे थे कि इस पूरी राजनीति के खिलाफ बीजेपी कुछ बोलेगी, तो भाजपा ने चुप्पी साध कर बैठने का फैसला लिया है। तो प्रवासियों में इससे नाराजगी भी और ज्यादा बढ़ेगी दोस्तों। आप क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में नीतीश कुमार 15 अगस्त के मौके पर झंडा फहराने के लिए पहुंचे। तो दोस्तों इस दौरान कई सारे युवा नारा लगा रहे थे कि नीतीश जी ये आपका आखिरी सेशन है, यानी ये आपके मुख्यमंत्री के तौर पर झंडा फहराने का अंतिम सेशन है। इसके बाद कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा और जोर जोर से नारे लगाकर एक मैसेज भेजा जा रहा था दोस्तों। हालांकि नीतीश कुमार सुनकर बातों को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन युवाओं के जोश से पता चल रहा है कि बिहार में कुछ तो होने वाला है दोस्तों इस बार परिवर्तन। आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।